Hi guys, welcome to this particular session. The agenda for today would be to continue our discussion on chapter number 21, which is the theory of consumer choice. Okay. So we talked about the last thing that we talked about was different sorts of properties of indifference curve. So let's continue our discussion. So now we will discuss about two different varieties of good. दो अलग variety of goods के बारे में बात करेंगे, which are called perfect substitutes and perfect complements. ठीक है? Perfect सब्स्टिट्यूट्स। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो गुड्स हैं, ठीक है, टू गुड्स। और वो गुड्स क्या हैं? एक है 50 पैसे कॉइन्स एंड एक है 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 पैसे कॉइन ज्यादा पसंद है या 25 पैसे कॉइन ज्यादा पसंद है। ऑल दैट यू विल केयर अबाउट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव। ठीक है। सो यू विल केयर अबाउट total monetary value of each bundle। ठीक है। एंड आप क्या चाहोगे कि देखो, कि चाहे कोई मुझे एक 50 पैसा कॉइन दे दे या फिर कोई आपको दो 25 पैसा कॉइन दे दे, आप इक्वली खुश रहोगे, राइट? क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू दोनों ही केस में कितनी होगी? 50 पैसा। ठीक है। सो यू विल बी विलिंग टू सब्सटीट्यूट 1 50 पैसा कॉइन फॉर टू 25 पैसा कॉइन। कि कोई अगर आपसे एक 50 पैसा कॉइन ले रहा है तो अगर आपको बदले में दो 50 पैसा कॉइन दे दे तो आप बराबर खुश हो, राइट? सो इस केस में द रेट एट विच यू वुड लाइक टू सब्सटीट्यूट सो दैट यू आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम लोग एमआरएस भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन of substitution, that will be constant। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है, हमेशा, चाहे आपके पास कितने भी 50 पैसे कॉइन हो, कितने भी 25 पैसे कॉइन हो, ऑल दैट यू विल केयर अबाउट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना बन रहा है, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपका एमआरएस कांस्टेंट है, तो आपके जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है। तो अगर मान लो, अगर आप डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे अगर 50 पैसे कॉइन्स हैं और यहाँ पे 25 पैसा कॉइन्स है, तो आपके इंडिफरेंस कर्व्स किस तरीके के बनेंगे? कि कोई आपको एक 50 पैसा कॉइन दे दे या फिर कोई आपको दो 25 पैसा कॉइन दे दे, यू विल बी इक्वली हैप्पी, राइट? एंड इसी रेट से जो सब्सटीट्यूशन होगा दैट विल मेक एन इंडिफरेंस कर्व। सिमिलरली चाहे आपको कोई दो 50 पैसा कॉइन दे दे या फिर चार 25 पैसा कॉइन दे दे, यू विल बी इक्वली हैप्पी। सिमिलरली इसी तरीके से आपके और इंडिफरेंस कर्व बनते जाएंगे, 3 6। सो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं जहां पे आपका एमआरएस क्या रहता है? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या रहता है? कांस्टेंट। उस तरीके के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पास कितना क्या बंडल है, कैसा बंडल है, उसमें 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 25 पैसे कॉइन कितने हैं, एज लॉन्ग एज मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो बन रही है वो सेम है। ठीक है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में एमआरएस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट।
जैसे इसके और एग्जांपल्स क्या हो गए, मान लो आपको पेन चाहिए, ठीक है। अब आपको कलर ऑफ पेन से फर्क नहीं पड़ता, तो एक गुड है ब्लैक पेन, एक गुड है ब्लू पेन। सो ऑल यू विल केयर अबाउट इज टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं। जितने ज्यादा टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे आप उतने ज्यादा खुश होते जाओगे। तो उस केस में भी एमआरएस कैसा होता है, कांस्टेंट। तो इस तरीके के गुड्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ओके, चलो दूसरी वेराइटी ऑफ गुड्स जो हमारे पास आती है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये क्या होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास दो गुड्स हैं। एक गुड है लेफ्ट शू, लेफ्ट शू, लेफ्ट पैर के लिए जो शू है, और एक है राइट शू, राइट पैर के लिए जो शू है, ठीक है। तो आप हमेशा लेफ्ट शू और राइट शू को 1:1 रेशियो में मेंटेन करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास दो लेफ्ट शू हैं और दो राइट शू हैं, तो इससे आपके पास टू पेयर टू पेयर ऑफ शूज बन गए, जिसको आप पहन के यूज कर सकते हो। मान लो मैं आपको 3 लेफ्ट शूज दे दूं और 2 राइट शूज दे दूं, तो ये जो एक्स्ट्रा एक लेफ्ट शू है उसका तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि स्टैंड अलोन तो वो यूज नहीं होगा। या सिमिलरली मैं आपके पास 2 लेफ्ट शूज हो लेकिन 3 राइट शूज हो, तो ये जो एक्स्ट्रा राइट शू है इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये जो तीनों बंडल हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप सेम लेवल ऑफ हैप्पी हो, क्योंकि आपके पास दो पेयर ऑफ शूज बन रहे हैं, राइट। सो ऐसे गुड्स जो किसी स्पेसिफिक प्रपोर्शन में कंज्यूम किए जाते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके लिए हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाने की बात करें, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पे जैसे लेफ्ट शू है, यहाँ पे राइट शू है, ये मान लो 2 और 2 बंडल है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 राइट शूज हो और आपके लेफ्ट शूज बढ़ते जाएं, तो भी आपको खुशी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। देर इज नो इंक्रीज इन द हैप्पीनेस दैट यू आर हैविंग, बिकॉज यू आर ओनली एबल टू मेक 2 पेयर ऑफ शूज। या फिर लेफ्ट शू 2 हो लेकिन राइट शू का नंबर बढ़ रहा हो, तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस ही मिल रही है, क्योंकि यू आर ओनली एबल टू मेक 2 पेयर ऑफ शूज। तो इस तरीके के गुड्स के केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, दैट इज लाइक दिस, वो इस तरीके का बन रहा है, एल शेप्ड। अब मान लो 3,3 की बात करी जाए, तो अगर आप इस पॉइंट पे हो, तो देन यस, इस पॉइंट से आप ज्यादा खुश हो क्योंकि नाउ यू आर हैविंग 3 पेयर ऑफ शूज। लेकिन अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो भी कोई खुशी नहीं बढ़ रही है, इस तरफ ऊपर मूव करोगे तो भी कोई खुशी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इस पूरी लाइन में, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये हर जगह आपके पास 3 पेयर ऑफ शूज ही बन रहे हैं। सो अगर इस इंडिफरेंस कर्व की बात करी जाए और इसकी बात की जाए, तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा खुशी मिल रही है। दिस इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो इस तरीके के गुड्स जहां पे चीजें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंज्यूम की जाती हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ पे अगर कंज्यूम करोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा लेफ्ट शू मिलके कोई खुशी नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ पे कहीं जाओगे तो एक्स्ट्रा राइट शू मिलके भी आपको कोई एक्स्ट्रा खुशी नहीं हो रही है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ गुड्स of goods are called, they are called perfect complements। इनको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सो ये दो वैरायटी एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व होगा या एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व होगा। एल शेप्ड होगा तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्ट्रेट लाइन होगा तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। चलो, सो ये दो बातें हमने कर ली हैं। अब इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि कंज्यूमर क्या चाहता है, वो हमने देख लिया थ्रू इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है वो देख लिया। अब बात आएगी कि कंज्यूमर क्या चूज करेगा। तो कंज्यूमर किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करेगा कि गिवन जो उसका बजट है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। सो
अब वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना मतलब एक तरीके से यू कैन से मैक्सिमाइज करना। व्हाट द कंज्यूमर चूजेस। तो कंज्यूमर किस तरीके से चूज करेगा? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे थे पेप्सी और पिज्जा के लिए, अगर मेरे पास डायग्राम ये है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ पिज्जा, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, और ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है, मतलब ये सारे बंडल्स हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारे जो बंडल्स हैं जो लाइन पे हैं या इसके नीचे, ये सब हम अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, अलग अलग हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये अलग अलग हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, तो आप हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचना चाहते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट है ये ए, मान लो एक पॉइंट है ये बी। ठीक है, तो क्या आप पॉइंट बी पे कंज्यूम करना चाहते हो? पॉइंट बी आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर है और आपको ये जो भी हैप्पीनेस दे रहा है, लेकिन यू हैव अ स्कोप ऑफ गोइंग अपवर्ड्स, आपके पास स्कोप है कि आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकते हो गिवन योर बजट। तो आप पॉइंट बी को चूज नहीं करोगे क्योंकि उससे बेटर जाना पॉसिबल है। क्या आप पॉइंट ए को चूज करोगे? पॉइंट ए सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे है जो तीन हमने बनाए हैं, लेकिन पॉइंट ए अफोर्डेबल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा वो यही होगा जहां पे आप अपने बजट पे हो और उस बजट को मान के हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच सकते हो। ठीक है, सो एट द ऑप्टिमम क्या हो रहा होगा? एट द ऑप्टिमम, ये देखो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे और जो बजट लाइन की स्लोप है वो सेम है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट? अब पॉइंट ए की बात करें, ए इज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व बट इट इज नॉट अफोर्डेबल। पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी अफोर्डेबल तो है बट it is possible to go on a higher indifference curve, but it is possible to reach a higher indifference curve। ठीक है, तो ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी बराबर होंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें क्या बताती है? वो रेट जिसपे मार्केट में गुड्स को सब्सटीट्यूट किया जा रहा है। स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? एमआरएस। एमआरएस क्या बताता है? वो रेट जिसपे कंज्यूमर विलिंग टू ट्रेड है। ठीक है, सो ऑप्टिमम पॉइंट पे क्या होगा? एट द ऑप्टिमम पॉइंट, at the optimum point, the rate, the rate at which, at which the consumer is willing to trade, जो कि एमआरएस होता है। एमआरएस ही बताता है कि कंज्यूमर किस रेट पे ट्रेड करने को रेडी है ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द रेट at which the market is willing to trade। जहां पे ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं वहां पे आपका ऑप्टिमम पॉइंट हो जाता है, विलिंग टू ट्रेड द गुड्स। और इसी को हम लोग रिलेटिव प्राइस बोलते हैं।
तो एट दी ऑप्टिमम रिलेटिव प्राइसेस इज इक्वल्स टू एमआरएस, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है ऑप्टिमम की, कि गिवन माय बजट लाइन यू आर एबल टू रीच द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। ओके, सो दिस इज योर ऑप्टिमम पॉइंट। तो ये बंडल जो है कंज्यूमर चूज करेगा, तो उसकी इच्छाएं इंडिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं, उसका बजट बजट कंस्ट्रेंट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। इन दोनों को कंबाइन करके जो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व पे वो पहुंच सकता है, वो उसका ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ठीक है। चलो, तो अब हमने देखा था कि जो बजट लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है। अगर हम लोग जनरल सेंस में लिखें, P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू m। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर m वैल्यू बढ़ेगी तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, या अगर मान लो प्राइसेस चेंज होंगे तो कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं उसमें क्या चेंज आएगा। सो ये दो चीजें हम लोग अलग से देखना चाहते हैं। सो वी वांट टू सी हाउ चेंजेस इन इनकम affect the consumer's choices। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, वहां पे पिज्जा का प्राइस था 10 और पेप्सी का प्राइस था 2, और हमारी इनकम थी 1000। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारी इनकम 1000 बढ़ के 2000 हो गई है। सो लेट्स से इनकम इंक्रीजेस। तो जो नई बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000, राइट। तो बजट लाइन को क्या होगा, तो बजट लाइन जो है, अगर आप बजट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे y है। दिस इज पिज्जा एंड दिस इज पेप्सी, राइट। पहले क्या हो रहा था कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होती है, 500। और जब y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है, 100, राइट। और हमने इस हिसाब से हमारी बजट लाइन को ड्रॉ कर दिया था। ये हमारी नई इनिशियल बजट लाइन थी। अब बाद में क्या होता है, नई बजट लाइन के साथ क्या सिचुएशन है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, राइट। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारी नई बजट लाइन आ जाएगी। दिस बिकम्स आर न्यू बजट लाइन, राइट। इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप क्या होगी, प्राइस ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2, विच इज 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस विच इज -5। इसकी स्लोप क्या होगी, प्राइस ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2, अगेन 10/2। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है, लेकिन अब इनके इंटरसेप्ट बढ़ गए हैं। ये इंटरसेप्ट बढ़ गया, ये भी इंटरसेप्ट बढ़ गया। तो अगर कंज्यूमर की सिर्फ इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो पैरेलली या तो ऊपर चली जाती है अगर इनकम बढ़ती है, और अगर इनकम कम होती है तो वो पैरेलली नीचे आ जाती है। दिस इज द चेंज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ सिंपल इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। अब इंक्रीज इन इनकम की वजह से हमने क्या बात की है, देर इज अ पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। increase in income leads to a parallel shift in the budget line, in the budget constraint। ठीक है, अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक गुड होता है नॉर्मल गुड और एक गुड होता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड कैसे गुड होते हैं, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और वो उस गुड को ज्यादा कंज्यूम करे तो ऐसे गुड को बोलते हैं नॉर्मल गुड। और इन्फीरियर गुड क्या होता है, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और वो किसी एक गुड को अगर कम कंज्यूम कर रहा है तो उस गुड को बोलते हैं इन्फीरियर गुड, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इफ द कंज्यूमर wants to wants more of a good,
when the income increases. So it is called a normal good. It is called a normal good. नॉर्मल गुड मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा डिमांड करोगे उस चीज की, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड। तो फिर इंफीरियर गुड की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ अ कंज्यूमर buys less of a good, less of a good when income increases. So then it will be called an inferior good. राइट? तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमारी इनकम बढ़ी है, राइट? तो अगर हम लोग इस चीज को कंसिडर करें तो लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव, राइट? तो यहाँ पे मान लो इंडिफरेंस कर्व ऐसा था, तो आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन इनिशियली ये था, ठीक है? अब मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आपका मान लो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, जो जहां पे आप कंज्यूम करोगे वो यहाँ पे आ गया, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका फाइनल ऑप्टिमम हो गया, ये आपका न्यू ऑप्टिमम हो गया। और न्यू ऑप्टिमम में आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे जितना पिज्जा कंज्यूम किया उससे ज्यादा पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो नई सिचुएशन में। यहाँ पे जितनी पेप्सी कंज्यूम की उससे ज्यादा पेप्सी कंज्यूम कर रहे हो यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, अगर इस डायग्राम को कंसिडर किया जाए तो व्हाट इज हैपनिंग, दैट पिज्जा एंड पेप्सी दोनों ही क्या हैं, बोथ आर नॉर्मल गुड्स। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों गुड्स क्या हैं, नॉर्मल गुड्स। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना चाह रहा है। ये आपका इनिशियल था, इनिशियल ऑप्टिमम, ये आपका न्यू ऑप्टिमम। ठीक है? तो इंक्रीज इन इनकम होने की वजह से आपकी बजट लाइन ऐसे चेंज हुई, और आपका जो पिज्जा कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया और आपका पेप्सी कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया। तो दोनों जो गुड्स हैं, जो आपके पेप्सी और पिज्जा हैं, दोनों किस तरीके के गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। लेकिन हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकती है कि मान लो हमारा डायग्राम इस तरीके से दिखाई दे कि आप इनिशियली आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा था, like this, so you consuming this, बट फाइनली मान लो नया ऑप्टिमम कुछ इस तरीके का है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। नया ऑप्टिमम मान लो इस तरीके का है कि नया ऑप्टिमम में जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिज्जा कंजम्पशन तो बढ़ गया, लेकिन पेप्सी कंजम्पशन को क्या हो गया, कम हो गया। पेप्सी कंजम्पशन कम हो गया, पिज्जा कंजम्पशन ज्यादा हो गया। अगर इस तरीके की सिचुएशन बने तो यहाँ पे पिज्जा विल बी इज अ नॉर्मल गुड एंड पेप्सी को क्या बोलोगे आप, पेप्सी इज एन इंफीरियर गुड। वाई? बिकॉज इनकम बढ़ी है कंज्यूमर की, तो पेप्सी कंजम्पशन कम हो गया और पिज्जा कंजम्पशन बढ़ गया, तो पिज्जा इज अ नॉर्मल गुड एंड पेप्सी इज एन इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड की डेफिनेशन क्या, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी तो नॉर्मल गुड, इनकम बढ़ी डिमांड कम हो गई तो इंफीरियर गुड। तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या बता सकते हो कि कंज्यूमर जो है, जो गुड्स है वो किस तरीके से किस प्रॉपर्टी में फिट हो रहा है, नॉर्मल गुड या फिर इंफीरियर गुड। So these are two categorizations which you can do of goods based on what happens when income changes. तो income change का impact जो है choices को कैसे impact करता है वो हमने देख लिया।
So depending on whether the good is inferior or normal, we will have the preferences accordingly. ठीक है, तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है, अब बजट लाइन में प्राइसेस भी आते हैं, राइट? सो वी वांट टू सी दैट हाउ चेंजेस इन प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज होने की वजह से कैसे इंपैक्ट होता है, हाउ चेंजेस इन प्राइसेस अफेक्ट द कंज्यूमर्स चॉइसेस। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिट बाय बिट, स्लोली स्लोली इसको समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं पेप्सी का प्राइस पहले 2 था, अब पेप्सी का प्राइस 1 हो गया है। ठीक है, सो पेप्सी प्राइस फेल फ्रॉम 2 टू 1। पहले 2 था, अब 1 हो गया। तो लोअर प्राइस की वजह से क्या होता है, और पिज्जा का प्राइस 10 ही रहा, तो लोअर प्राइस की वजह से क्या हुआ, जो ऑप्शंस हैं कंज्यूमर के पास वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अब पेप्सी सस्ती हो गई। सो व्हाट हैपेंस, लोअर प्राइस expands the consumers set of buying opportunities, बाइंग के लिए जो ऑप्शंस थे उसके पास वो बढ़ गए। तो अब इसकी वजह से बजट लाइन में क्या चेंज होगा, तो शुरू में मेरी बजट लाइन क्या थी, 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1000 इनिशियली। फिर फाइनली प्राइस चेंज के बाद क्या हुआ, मेरी जो बजट लाइन है वो क्या हो गई, 10x प्लस 1 into y इज इक्वल्स टू 1000, राइट? तो अगर आप इस बजट लाइन को प्लॉट करोगे तो क्या होगा, यू गेट समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 हो गई और y की वैल्यू 500 थी। यहाँ पे ये तो इनिशियल बजट लाइन हो गई, और फिर फाइनली जब नई बजट लाइन है वहां पे जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू हो जाती है 1000। y की वैल्यू लेट से 1000, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ही रहेगी, तो वो यही रहेगी। तो आपकी जो नई बजट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, ये 100 रहेगा लेकिन ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इतनी चीजें कंज्यूम कर सकते थे, ये सारे बंडल्स अफोर्डेबल थे। अब जो बंडल्स अफोर्डेबल है ये तो हैं ही, बट अब कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ पॉइंट्स भी निकल के आ गए। तो एक तरीके से इसी को बोल रहे हैं कि आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे स्लोप क्या था, स्लोप ऑफ बजट लाइन था 10/2 विच इज स्लोप इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 10/1 विच इज -10। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो बजट लाइन स्टीप हो गई, इट मूव्स आउटवर्ड्स। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस दैट स्लोप चेंजेस एंड बजट लाइन मूव्स आउटवर्ड। आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस चीज की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द फाइनल चॉइस। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, if I show you the diagram, let's say we have a diagram like this। जैसे मान लो ये है हमारा डायग्राम, तो हमारी बजट लाइन जो है पहले ये थी, उसके बाद नई बजट लाइन ये हो गई, राइट? तो शुरू में लेट्स से हमारा ऑप्टिमम ये था, दिस वाज आवर इनिशियल ऑप्टिमम पॉइंट, एंड मान लो बाद में जो हमारा आईसी है वो इस तरीके से है, तो हमारा नया ऑप्टिमम ये हो गया। ठीक है, तो नया नया ऑप्टिमम बनने के बाद हमने क्या देखा, पिज्जा का कंजम्पशन कम हो गया लेकिन पेप्सी का कंजम्पशन बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड, पिज्जा कंजम्पशन रिड्यूसेस
reduces and Pepsi consumption increases, right? तो जब भी आपको एनालाइज करना होता है ना कि प्राइस चेंज की वजह से ओवरऑल डिमांड को क्या होगा, तो इस पूरी चीज को दो डिफरेंट इफेक्ट्स में बाइफरकेट किया जा सकता है। और वो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनकी उनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस the impact of a change in prices of a good on consumption can be decomposed into two effects। दो इफेक्ट्स में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। और इन इफेक्ट्स का नाम क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। पहला इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट्स होते क्या क्या हैं इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इनकम इफेक्ट। तो देखो अभी क्या है, पेप्सी का प्राइस कम हो गया, राइट? तो पेप्सी इज चीपर। तो आपकी जो इनकम थी 1000, अब उससे जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं ऑफ बाइंग गुड्स वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि एक गुड सस्ता हो गया। और वो हमने बजट लाइन को आउटवर्ड मूव करते हुए भी देखा कि जो ऑप्शन अब हमारे पास है वो थोड़े से बढ़ गए। तो व्हाट हैपेंस, so now that Pepsi is cheaper, the income, जो आपके पास ऑलरेडी इनकम थी, द इनकम हैज मोर परचेजिंग पावर। उसी इनकम से अब आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। हैज मोर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपका कंज्यूमर इफेक्टिवली रिच हो गया है। कंज्यूमर इज मोर रिचर नाउ। कंज्यूमर इज मोर रिच नाउ, राइट? तो कंज्यूमर अगर ज्यादा रिच है अभी, तो वो क्या चाहेगा? अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हैं और अगर कंज्यूमर रिच होता है तो वो क्या करता है? दोनों गुड्स अगर नॉर्मल होते हैं तो दोनों की डिमांड बढ़ा देता है, राइट? सो शी कैन बाय शी कैन बाय मोर ऑफ पिज्जा एंड मोर ऑफ पेप्सी बिकॉज इफेक्टिवली वो रिच हो गया है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, बट जनरल सेंस में इसका मतलब यही है, ठीक है। तो पेप्सी चीप हो गई है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इफेक्टिवली बढ़ गई है, तो कंज्यूमर इज मोर रिच नाउ। सो अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हैं तो ही विल बाय मोर ऑफ पिज्जा एंड मोर ऑफ पिज्जा, एंड यहाँ पे मुझे पेप्सी लिखना चाहिए था, मोर ऑफ पेप्सी ऑल्सो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट होता है जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, वो ये होता है कि देखो अब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ पेप्सी हैज फॉलन। पेप्सी का प्राइस गिर गया और पिज्जा का प्राइस उतना ही है। तो एक तरीके से इफेक्टिवली पेप्सी चीप हो गई है और पिज्जा महंगा हो गया रिलेटिवली, राइट? सो पिज्जा इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव नाउ। क्यों? क्योंकि पहले 5 पेप्सी गिव अप करने पे एक पिज्जा मिलता था, अब 10 पेप्सी गिव अप करने पे एक पिज्जा मिलेगा, तो पिज्जा महंगा हो गया इफेक्टिवली रिलेटिव सेंस में, ठीक है। सो जो चीज सस्ती होगी आप उसको खरीदना चाहोगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है। सो वी शुड बाय वी शुड बाय मोर पेप्सी बिकॉज वो सस्ती हो गई है,
एंड लेस पिज्जा बिकॉज वो इफेक्टिवली महंगा हो गया है, मोर पिज्जा। ठीक है, तो मोर पेप्सी एंड लेस पिज्जा। लेस पिज्जा, राइट। तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि आप ज्यादा पिज्जा खरीदो और ज्यादा पेप्सी खरीदो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, ज्यादा पेप्सी खरीदो लेकिन कम पिज्जा खरीदो। तो दोनों ही इफेक्ट के हिसाब से पेप्सी ज्यादा खरीदो, लेकिन जो पिज्जा के लिए जो वर्डिक्ट है वो क्या है, एक इफेक्ट बोल रहा है कि पिज्जा ज्यादा खरीदो, एक इफेक्ट बोल रहा है कि पिज्जा कम खरीदो, राइट। सो हम क्या कह रहे हैं, बोथ आई ई मतलब इनकम इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में अब आई ई और एस ई लिखेंगे, बोथ आई ई एंड एस ई are saying that we should buy more Pepsi। तो दोनों इफेक्ट के हिसाब से पेप्सी ज्यादा खरीदोगे, बट इन केस ऑफ पिज्जा, व्हाट इज हैपनिंग, इनकम इफेक्ट के हिसाब से क्या होता है, मोर पिज्जा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से लेस पिज्जा। तो अब इफेक्टिवली क्या होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो हमें क्लियर नहीं है। वो हमें पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पिज्जा का डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो पेप्सी के लिए क्लियर आंसर है कि हाँ, यू शुड बाय मोर पेप्सी, बट फॉर पिज्जा वी आर नॉट क्लियर व्हाट शुड हैपन। ओके, सो अब मैं अगर टेक्निकल तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को डिफाइन करूं, तो दिस इज द डेफिनेशन। देखो, तो मैं आपको अभी एक चीज बताना चाहती हूँ, विच इज दिस, कि देखो हमारी बजट लाइन ये थी, दिस वाज आवर बजट लाइन, ये पॉइंट था दोनों का 100 100, और ये एक पॉइंट था 500 और एक था ये 1000। हमारी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई थी, राइट। तो और यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट था, लेट्स से इट वाज दिस वाज आवर ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, दिस वाज आवर ऑप्टिमल पॉइंट, लेट्स से। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, it is the change, it is the change in consumption that results when a price of a good changes and the consumer moves along a given indifference curve. Given indifference curve with a new MRS, न्यू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये वो चेंज इन कंजम्पशन है जो कब होता है, जब किसी गुड का प्राइस चेंज हो रहा है और कंज्यूमर जो पहले इंडिफरेंस कर्व था उसी के अलोंग मूव करे विद द न्यू एमआरएस। तो देखो हमने क्या बोला था कि ऑप्टिमल पॉइंट क्या होता है, जहां पे भी रिलेटिव प्राइस इज इक्वल्स टू एमआरएस होता है, राइट। तो पहले
रिलेटिव प्राइस और एमआरएस इस पॉइंट पे इक्वल थे, लेकिन अब जब प्राइसेस चेंज हो गए तो रिलेटिव प्राइस भी बदल गया। तो वो पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व जहां पे ऑप्टिमम होता वो बदल जाएगा। तो आप क्या करते हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए, आप एक नई बजट लाइन बनाने की कोशिश करते हो जहां पे जो रिलेटिव प्राइस है वो इस तरीके का है। तो ये जो मेरी नई बजट लाइन है ना, ये मेरी जो नई बजट लाइन है, इसी के पैरेलल हम एक बजट लाइन बनाते हैं, लेकिन वो इसी इंडिफरेंस कर्व से पास होनी चाहिए जो पुराना इंडिफरेंस कर्व था। तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आता है, ये वाला पॉइंट, जैसे इसको पॉइंट अगर ए बोले और इसको पॉइंट बी बोले, तो ये जो बी पॉइंट निकल के आता है ना, तो आपका यहां से यहां जो चेंज इन कंजम्पशन है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। It's a very technical point. It can be confusing right now, but let me repeat it again कि आपका relative price equals to MRS होता है जहां पे भी optimum point होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब आप बात करते हो तो आप ये नहीं देखते कि आप कंज्यूमर की इंडिफरेंस, जिस इंडिफरेंस कर्व पे वो है अभी भी वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, बट रिलेटिव प्राइस आपके एक्चुअल में बदल गए हैं प्राइस चेंज होने की वजह से। तो रिलेटिव प्राइस और एमआरएस वो नए कहाँ पे मैच हो रहे हैं, आप उस पॉइंट पे चले जाते हो। तो रिलेटिव प्राइस और एमआरएस यहाँ पे इक्वल थे पहले। अब आपको कंज्यूमर की वेलफेयर नहीं ग्रो करना है। कंज्यूमर का वेलफेयर जो पहले था, वेलफेयर मतलब जो उसको यूटिलिटी मिल रही थी, जो उसको हैप्पीनेस मिल रही थी, वो उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन अब बिकॉज रिलेटिव प्राइस चेंज हो गए हैं, तो वो जो चेंज रिलेटिव प्राइस के साथ जहां पे एमआरएस इक्वल होगा वो पॉइंट बदल जाएगा। तो आप उसी इंडिफरेंस कर्व के अलोंग एक ऐसे पॉइंट पे जाते हो जहां पे ये बजट लाइन के पैरेलल एक बजट लाइन बनी। तो आप बी पॉइंट पे आप एक्चुअली में नहीं जा रहे हो, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन। ये आप अपने लिए पूरे टोटल इफेक्ट को दो केसेस में बाइफरकेट कर रहे हो। सो जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चेक करना है तो आप क्या करोगे, आपको सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, बट वो आपकी स्लोप कैसी होगी, जो नई बजट लाइन की स्लोप है उसके पैरेलल होनी चाहिए। सो नई बजट लाइन के पैरेलल यहां पे ये जो पॉइंट निकल के आया है, ए से बी की मूवमेंट को आप लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलोगे। सो इट्स द चेंज इन कंजम्पशन दैट रिजल्ट्स व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस एंड द कंज्यूमर इज मूविंग अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व विद अ न्यू एमआरएस, ठीक है। जो हमारा कैसे निकल के आएगा, नई बजट लाइन के हिसाब से। तो ये जो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी है, दिस विल बी कॉल्ड मूवमेंट फ्रॉम A to B will be called substitution effect, ठीक है। तो हम ये क्लियरली देख भी सकते हैं कि भाई पेप्सी का प्राइस चीप हो गया था, पेप्सी सस्ती हो गई थी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोल रहा था, पेप्सी ज्यादा खरीदो पिज्जा कम खरीदो। तो जब आप यहां से यहां जाते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आप पेप्सी कम खरीद रहे हो, सॉरी पेप्सी ज्यादा खरीद रहे हो और पिज्जा कम खरीद रहे हो, ठीक है। सो ये है substitution effect. This is the definition of substitution effect. Now moving on to income effect. Income effect क्या बोलता है, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। ये क्या होता है, द चेंज इन कंजम्पशन, द चेंज इन कंजम्पशन that results when a price change, when a price change moves the consumer। अब पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप सेम इंडिफरेंस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहे थे। व्हेन अ प्राइस चेंज मूव्स द कंज्यूमर टू अ हायर, to a higher or a lower indifference curve। तो आपका इंडिफरेंस कर्व जो है पहले क्या था, सेम इंडिफरेंस कर्व के अलॉन्ग मूव करना था। इनकम इफेक्ट में आप क्या करते हो कि आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर नीचे कहाँ चेंज आया है वो देखते हो। तो अब यहां से अगर आप देखोगे कि अब जब आपको पॉइंट बी से
अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी नई बजट लाइन है वहां पे आप कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो. सो हियर इफ यू सी, लेट्स से यू आर कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट विच इज सी. ये सी पॉइंट है. तो जो मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी है, बी से सी की जो मूवमेंट है उसको आप इनकम इफेक्ट बोलोगे. तो देखो असली में क्या हो रहा है. आपको ये बी पॉइंट, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद क्रिएट की है. आप एक्चुअली में तो इस बजट लाइन पे यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, इस बजट लाइन में यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो. ये इनिशियल और फाइनल सिचुएशन है. अब इस पूरे चेंज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है कि पहला चेंज जहां पे कंज्यूमर का वेलफेयर उतना ही है, कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व सेम है, लेकिन वो नए एमआरएस पे चला गया है. और फिर बी से सी का चेंज क्या है, मूविंग फ्रॉम वन आईसी टू अनदर, आइदर ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन आपकी प्राइसेस कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं. ठीक है. सो द मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इनकम इफेक्ट. ठीक है. और इनकम इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई आपने पिज्जा कंजम्पशन भी बढ़ा दिया, बी से लेके सी पे आपने पिज्जा कंजम्पशन बढ़ा दिया, एंड बी से लेके सी पे आपने पेप्सी कंजम्पशन भी बढ़ा दिया. तो जो बात हमने ऊपर लिखी थी यहाँ पे, मोर पिज्जा लेस पिज्जा बोथ मोर बेस्ड ऑन इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दैट इज स्टिल होल्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है, इनकम इफेक्ट में क्या होता है, देर इज अ चेंज इन वेलफेयर विदाउट एनी चेंज इन एमआरएस. A pure change in welfare without any change in MRS. लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो रहा था, अ प्योर चेंज इन एमआरएस. एमआरएस बदल रहे हो आप, विदाउट एनी चेंज इन वेलफेयर. वेलफेयर को इंडिफरेंस कर्व से रिलेट किया गया, विदाउट एनी चेंज इन वेलफेयर. ओके. सो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है. तो लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ए से सी पे ही मूव करते हो, लेकिन हमने इस पूरे इफेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है कि ए से बी और फिर बी से सी. इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल देते हैं, इसको हम लोग इनकम इफेक्ट बोल देते हैं. ठीक है. So this is the entire situation. So consumer is never actually at point B. This is just a hypothetical point for us to clarify the two effects जो consumer की choices को, consumer के decision को define कर रहे हैं. ठीक है. अब यहां से, अब अगर आपको डिमांड डिराइव करनी है, तो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे पेप्सी का प्राइस चेंज हुआ था. देयर वॉज चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी. पहले 2 था फिर 1 हो गया, राइट. तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड को क्या होगा, वो बढ़ेगी या कम होगी, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दैट वी मेड, व्हाट हैपेंड रियली, ओवरऑल क्या हुआ, ये पिज्जा कंजम्पशन था, ये पिज्जा कंजम्पशन था, ये पेप्सी कंजम्पशन था. प्राइस कम हो गया तो डिमांड फाइनली क्या हुई, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, पिज्जा की डिमांड कम हो गई. तो मैं तो डिमांड कर्व जब बनाऊंगी तो सिर्फ पेप्सी की बात करूंगी. तो पेप्सी के हिसाब से क्या होता है, अगर हम लोग इस डायग्राम को अपने फोर फ्रंट पे रखें, इस डायग्राम को, तो व्हाट हैपेंड, ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा डायग्राम था. तो अगर आप डिमांड कर्व डेराइव करोगे तो क्या होगा, ये पेप्सी है की क्वांटिटी और ये पेप्सी का प्राइस. ठीक है. तो पहले प्राइस 2 था, तब हमारी डिमांड, मान लो ये वॉट एवर इट इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज 250 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज
400 फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रैंडम नंबर्स लिए मैंने ये, ठीक है। तो प्राइस जब प्राइस 2 था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 250, ये पॉइंट हो गया। और जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी हो गई, 400। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को डिराइव ज्वाइन कर दोगे तो जो आपकी लाइन बनेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द डिमांड कर्व, राइट। अब ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है, जो डायग्राम में ये ए पॉइंट था। ये वाला पॉइंट कौन सा है, सी, जो डायग्राम में कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी था। तो आपकी जो थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस है, जो आप कंज्यूमर चूज करता है व्हेन प्राइस चेंजेस, उसी के बेसिस पे डिमांड कर्व डिराइव होता है। इसी के बेसिस पे हमने डिमांड कर्व को डिराइव किया है, ठीक है। सो डिमांड कर्व क्या शो करता है, डिमांड कर्व shows the quantity demanded of a good for any given price, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि डिमांड कर्व एक्चुअली क्या है, कंज्यूमर के अलग अलग ऑप्टिमल पॉइंट्स की समरी है, ठीक है। वी कैन व्यू a consumer's demand curve as a summary of the optimal decisions that arise from her budget constraint and indifference curves, ओके। तो इस तरीके से आप डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हो। तो एक तरीके से जो थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस है, वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है ऑफ डिराइविंग द डिमांड कर्व। थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, it provides a theoretical foundation for consumers demand curve, ओके। सो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस इसमें जो मेन ट्रिकी पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जानने के लिए आप क्या करते हो, आप एक कंस्ट्रक्शन करते हो। तो क्या करना है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है फॉर फाइंडिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट एमआरएस बदल जाएगा। और फिर जो आप पॉइंट बी डिराइव करोगे, बी से सी पे जाओगे, वो इनकम इफेक्ट होता है, वहां पे वेलफेयर बदलता है, एमआरएस की वैल्यू वही रहती है, जो ये स्लोप है वो ये यही रहती है, ठीक है। इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस पिज्जा मोर पेप्सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर पिज्जा मोर पेप्सी, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। All right. So this was our third part. Final part of this particular chapter would be to discuss three applications of this particular concept of theory of consumer choice, जहाँ पे हम लोग तीन applications की बात करेंगे using all the tools that we have understood, budget line, substitution effect, income effect. They will be very, very relevant. So that will be the last part. So I'll be uploading that as well soon. I know the paper is on 6th. Some people have their exam on 6th. So that will be done before that, 5th. Before 5th, it will be done. Okay. So don't worry about that. All right. Thank you so much and have a good rest of your day. Bye-bye.